स्वागत है साथियों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर की क्लास 85 पर। साथियों आज इंडियन थिंकर का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर हम करने जा रहे हैं जो है जयप्रकाश नारायण। इनको शॉर्टकट में JP नारायण भी बोलते हैं, ठीक है ना। और बहुत इम्पोर्टेंट है, हर हाल में यहाँ से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है। तो आप में से जो भी साथी नेट, सेट, JRF, PGT इनकी तैयारी कर रहे हैं, या जो बच्चे BA, MA और BA है ना, जिनके पास पॉलिटिकल साइंस है वो, या जो बच्चे किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। वो इसको पूरा देखें, अदरवाइज़ बाकी सब जा सकते हैं। और लेकिन जो इस तरह के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, नेट, सेट, JRF, PGT, TGT, MA, BA, पॉलिटिकल साइंस, वो इसको पूरा देखें, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंतर्गत, है ना। तो ये चीज़ है। और आप लोगों को अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। तो ये सारे काम आपको करने हैं, है ना। आपको ये 3 काम करने हैं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है और अपने और मित्रों को, फ्रेंड्स को प्रेरित करना है कि आप वो इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, है ना। क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती हैं और आपको मिलता क्या क्या है, आपको मिलता है लेक्चर, आपको मिलते हैं नोट्स, MCQ, PYQ, ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। JP नारायण, आप जब भी ये देख रहे हैं तो आप एक बार ज़रूर जाके JP नारायण का फ़ोटो ज़रूर देखें, तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा उनके व्यक्तित्व के बारे में कि उनका व्यक्तित्व कैसा रहा होगा उस समय में। फ़ोटो ज़रूर देखिएगा, एक प्रकार से एक तस्वीर और एक छवि बनने में आसानी होगी, है ना। आपके दिमाग में एक छवि बन जाएगी। ये जो यहाँ पे लिखा ना, एक समाजवादी, गांधीवादी, अहिंसावादी, स्वतंत्रता सेनानी और सर्वोदयी नेता थे। तो जब आप उनकी तस्वीर देखेंगे ना तो आपको लगेगा हाँ, ये वाकई में शक्ल से ही बिल्कुल अहिंसावादी लगते हैं, स्वतंत्रता सेनानी लगते हैं और सर्वोदयी लगते हैं, मतलब सबका उदय करना, सबका विकास चाहते हैं, ऐसा लगेगा। तो इनकी एक बार तस्वीर आप ज़रूर देखना। जन्म तो ये हुआ था आपका कहाँ पे, छपरा बिहार में हुआ था इनका। इस तरह के क्वेश्चन आते रही हैं। और ये उच्च शिक्षा इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राप्त की, ठीक है। और वहाँ पर अध्ययन के दौरान ये क्या थे कि पूर्वी यूरोप के साम्यवादी विचारकों तथा कार्ल मार्क्स व एमन रॉय के विचारों से प्रभावित होकर रूढ़िवादी मार्क्सवादी बन गए, ठीक है ना। रूढ़िवादी मार्क्सवादी वो हैं जो क्या करते हैं, जो क्या करते हैं कि भाई भौतिक संसाधनों को ही महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक है ना। भौतिक संसाधनों को ही महत्वपूर्ण मानते हैं, तो वो क्या कहते हैं, रूढ़िवादी मार्क्सवादी। मतलब आधार को ही महत्व देते हैं, अधिरचना को महत्व नहीं देते हैं। आधार के अंदर क्या होता है, आपका भौतिक संसाधन आते हैं कि भौतिक संसाधन ही हर एक चेंजेस के लिए उत्तरदायी होते हैं। जिसका आधार पे भौतिक संसाधनों पर नियंत्रण होगा वो बाकी हर एक चीज़ पर नियंत्रण रखेगा। तो ऐसा इनका मानना था। इनका जो आप ये 1902 से 1979 का ये जो टाइम पीरियड देखते हैं ना, ये जो पीरियड है ये ऐसा टाइम था कि जिस समय साम्यवादी विचारधारा बहुत ज़्यादा तेज़ी से फल फूल रही थी, ठीक है ना, बहुत तेज़ी से प्रसारित हो रही थी। तो इसी के दौरान के यहाँ आप बोल्शेविक की क्रांति भी देखते हैं, है ना। तो 1917 के तब हुई थी। तो बहुत कुछ प्रभाव था इनके ऊपर मार्क्सवाद का। 1929 में ये भारत लौट आए और गांधी के सविनय अवज्ञा में आंदोलन में शामिल हो गए। ये क्या शामिल हो गए और फिर ये क्या हो गया था कि नासिक जेल में भी इनको जाना पड़ गया था। भाई अंग्रेज़ जो लोग उनके खिलाफ जाते थे, है ना, तो उनको जेल में डाल दिया करते थे। 1934 में आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में गठित कांग्रेस समाजवादी दल,
में शामिल हो गए। तो एक ये क्वेश्चन आता है, ये अक्सर मिलान करने में पूछ लेते हैं कि भाई साम्यवादी दल, इधर लिखा होगा साम्यवादी दल, वादी दल, ठीक है। इधर लिखा होगा मुस्लिम लीग, इधर लिखा होगा कांग्रेस, और यहाँ पे लिखा होगा बीजेपी। और इस तरह से आपको कुछ नंबर दे देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। $1934 दे देंगे, और यहाँ पे दे देंगे आपको एक और रह गया, इस तरह से नंबर दे देंगे और कहेंगे आप मिलान कीजिए, ठीक है ना। तो आपको पता साम्यवादी दल 1934 में था, मुस्लिम लीग 1906 में थी, कांग्रेस जो थी उसकी स्थापना 1985 में हुई थी, बीजेपी 1980 में। तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये बात ये याद रखना, 1934 में क्या हुआ था कि कांग्रेस समाजवादी दल का गठन हो गया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए हजारीबाग जेल से भागे। मतलब इतने, देखो ये इतने मतलब उत्साही नेता थे, इतना ज़्यादा स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना चाहते थे कि ये जेल से भाग गया है। लगभग 1 साल तक आंदोलन का संगठन संचालन किया, पर फिर गिरफ्तार कर लिए गए। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना का विरोध किया क्योंकि जेपी संविधान सभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन चाहते थे। तो इन्होंने क्यों विरोध किया था? अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जेपी नारायण ने कैबिनेट मिशन योजना का विरोध किया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये कथन हो गया, ठीक है। और कारण क्या है, कारण यहाँ बन गया, कारण संविधान सभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन चाहते थे। तो क्या है, कथन भी सही है और कथन भी सही है, कारण भी सही है, कारण कथन की व्याख्या करता है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सही है, इन्होंने कैबिनेट मिशन योजना का विरोध किया, क्यों? क्योंकि वो सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन चाहते थे। 1948 में जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी क्रमशः भारतीय समाजवादी पार्टी वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में बदल गई, तो ये उनके सदस्य रहे। 1954 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से इस्तीफा देके सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था इन्होंने, ठीक है ना। तो इन्होंने 1954 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से इस्तीफा देकर इन्होंने आपका राजनीति से संन्यास लिया कि भाई अब मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, किसी दल में कोई पद नहीं ग्रहण करूंगा, तो ये इन्होंने किया। 1952 में जो विनोबा भावे ने ग्राम दान भूदान आंदोलन चलाया और सर्वोदय आंदोलन था, उससे जुड़ गए थे ये, ठीक है ना। और 1954 में सर्वोदय आंदोलन के प्रति जीवन दान, कि मतलब मैं सर्वोदय आंदोलन को अपना जीवन देता हूँ कि अब मैं अपना सारा जीवन बचा हुआ सर्वोदय में लगा दूंगा, इसका संकल्प लिया उन्होंने। 1970 के शुरुआती दशक में नक्सलवाद के शांतिपूर्ण समाधान और चंबल घाटी के भीड़ों में डाकू उन्मूलन का अब इन्होंने ये कार्यक्रम चलाया था कि भाई नक्सलवाद जो है वो शांतिपूर्वक बिना खून खराबा के क्या कर दें, अपना सरेंडर कर दें, ठीक है। और आपका जो चंबल घाटी में जो डाकू रहा करते थे, उन्होंने बहुत उत्पात मचाया था। तो उनको भी क्या बोलते हैं कि वो अपना इस जो हिंसक प्रवृत्ति है, लूटपाट, इसका क्या कर दें, उन्मूलन कर दें, इसके लिए इन्होंने कार्यक्रम चलाया था। देखिए कितने ऐसे विचारक हैं जिन्होंने कितना सक्रिय राजनीति से हटने के बावजूद भी अपने आप को समाज के लिए समर्पित करके रखा। 1974 में बिहार में चल रही युवा आंदोलन की बागडोर संभाली तथा गुजरात व बिहार के आंदोलन को क्या दिया कि दिशा दी। पंद्रह जून 1974 में पटना के गांधी मैदान से इंदिरा गांधी सरकार की अलोकप्रिय व अस्वीकार्य जन नीतियों के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, ठीक है ना। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि संपूर्ण क्रांति का प्रतिपादन किसने किया, आह्वान किसने किया। तो और यह मिलान करने में आ सकता है, तो आप याद रखना ये कौन थे, ये थे हमारे जेपी नारायण साहब। 25 जून 1975 को जेपी की प्रसिद्ध रामलीला मैदान की रैली के बाद इंदिरा गांधी ने आंतरिक आपातकाल लगा उन्हें जेल में डाल दिया, जहां उन्होंने अपनी एक बुक लिखी था प्रिजन डायरी, ठीक है ना।
और एक प्रिजन नोट्स बुक किसकी है, प्रिजन नोट्स बुक किसकी है, ग्रामसी की है। उसने भी अपना जेल के अंदर वो बुक लिखी थी। बहुत महान विचारक है कि जब उसको जेल में डाल दिया गया था, भाग नहीं पाए थे वो, तो ग्रामसी को जेल में डाल दिया गया था, तो वो क्या करते थे कि वहाँ पे उनको रोज़ न्यूज़पेपर मिला करता था पढ़ने के लिए। तो न्यूज़पेपर के जो कुछ खाली जगह हुआ करती थी उस पर उन्होंने पूरा का पूरा प्रिजन नोट्स बुक लिख दी, पूरी किताब लिख दी। कितना मतलब कोई संसाधन नहीं था उनके पास, कुछ था नहीं, तो सिर्फ अखबार के टुकड़ों से और उसमें पेन से उन्होंने प्रिजन नोट्स बुक लिख दी। और फिर बाद में वो प्रकाशित हुई, बाद में फिर उसको सेट किया गया उन कागज़ के टुकड़ों को, और फिर वो उसके अंदर उनके जो विचार थे बड़े इम्पोर्टेंट थे, बड़े क्रांतिकारी थे और साम्यवादियों के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो, ठीक है ना। जो लोग समाजवाद या साम्यवादी कम्युनिस्ट विचारधारा से संबंध रखते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बुक है वो। 1977 में कांग्रेस विद्रोही पार्टियों को जो जनता पार्टी बनी उसकी प्रेरणा, अब ये क्या है कि जनता पार्टी जो थी ना 1977 में विपक्षी दल इकट्ठे हुए थे, तो उसका प्रेरणा स्रोत जेपी नारायण थे। और 1999 में इनको क्या दिया गया, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया मृत्यु के पश्चात। मृत्यु से पहले दे देते जीते जी तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन उनको मृत्यु के पश्चात मिला। जीते जी हमारी ये आदत है कि हम जीते जी देते नहीं हैं और मरने के बाद तो हम तैयार रहते हैं बुराई भी करने के लिए, तारीफ भी करने के लिए, ठीक है ना। अब इनकी कुछ पुस्तक से हैं, वाई सोशलिज्म, माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म, स्वराज ऑफ द पीपल, फ्रॉम सोशलिज्म टू सर्वोदया, A plea of reconstruction of Indian polity, A picture of Sarvodaya order, Socialism, Sarvodaya and democracy, Towards total revolution, संपूर्ण क्रांति, ठीक है ना। जयप्रकाश एक जीवनी, इनके जो ये है राम वृक्ष बेनीपुरी, इन्होंने जयप्रकाश नारायण की जीवनी लिखी है, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण की इन्होंने जीवनी लिखी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं आप याद रखना। इसमें से ज़्यादातर जो पूछा जाता है वाई सोशलिज्म, एक ये पुस्तक पूछ ली जाती है, एक ये टूवर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन। ये 4 पुस्तकें तो आप कम से कम किसी भी कीमत पे याद रखना। अब इनके थोड़ा सा हम समझेंगे कि भाई इनके विचार जो थे ना, इनके 4 पड़ाव आते हैं इनकी लाइफ में। इनकी अगर लाइफ में आप देखोगे तो 4 पड़ाव आते हैं। ठीक है ना। 4 बार ये जो हैं ये इनके विचार थोड़ा सा होते हैं, चेंजेस होते हैं। और जाहिर सी बात है आदमी का विचार बदलता रहता है। जब आदमी युवा होता है तो उसके कुछ और विचार होते हैं, फिर थोड़ा और परिपक्व होता है तो और विचार में चेंजेस आता है। तो ये सारी चीज़ें डे बाई डे आपकी आती रहती हैं, है ना। तो इसको हम करते हैं, पहला है मार्क्सवादी विचारों पर सहमति, ठीक है ना। ये तो मार्क्सवाद, ये पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। मार्क्सवाद से सर्वोदय तक की यात्रा, ठीक है। तो ये है पहला, ये है आपका दूसरा और ये तीसरा। फिर आता है समग्र क्रांति। समग्र क्रांति अब पहला है सर्वोदय, मार्क्सवादी विचारों पर सहमति 1930 के दशक तक, ठीक है। तो भाई इस समय ये क्या थे कि अमेरिका में इन्होंने अपना स्टडी किया, और ये जो टाइम था ना 1930 के दशक का, 30 का जो दशक था ना, उस समय क्या था कि मार्क्सवाद का बड़ी तेज़ी से प्रचार हो रहा था। और यूएसएसआर, है ना, रूस जो था वहाँ पे बोल्शेविक क्रांति हुई थी, साम्यवादी क्रांति हुई थी। तो उसका प्रभाव क्या था कि पूरे वर्ल्ड पे पड़ा था। हर एक देश जो था वो साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित था।
तो वो प्रभाव इनके ऊपर भी पड़ा। और इसी मार्क्सवाद के प्रभाव से इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, वाय सोशलिज्म, जो हमने पीछे पढ़ी, वाय 1936 में लिखी गई ये पुस्तक थी। तो इन्होंने एक विचारों उत्तेजक, मतलब विचारों को जो बहुत ज़्यादा उत्तेजित करती हो, ऐसी पुस्तक इन्होंने लिखी थी। और फिर तो ये जो ऐसा दौर था, ये ऐसा टाइम था कि जब मार्क्सवाद बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, बहुत तेज़ी से उसका प्रचार प्रसार हो रहा था। तो उसी दौरान जेपी नारायण जो थे, उन्होंने भी वो भी इससे प्रभावित हुए और इसके प्रभाव में आए। लेकिन अब होता क्या है कि देखो, अभी तो शुरुआती टाइम था, तो जैसे जैसे टाइम आगे बीता तो क्या हुआ कि भाई रूस में किसकी सरकार थी? रूस में सर्वहारा के अधिनायकवाद के नाम पे क्या कर दिया था स्टालिन ने क्या कर लिया था कि सेना दल हर एक चीज़ पे कब्जा कर लिया था। ठीक है ना, क्या कर लिया था स्टालिन ने? क्या कर लिया था? सर्वाधिकारवाद जैसा स्थिति कर दी थी। मतलब अब स्टालिन जो था वो हर एक डिसीजन लेता था। और ऐसे में क्या हुआ कि भाई रूस में सेना दल, जो कम्युनिस्ट दल था वो, और नौकरशाही, इन तीनों की तानाशाही बढ़ गई। इन तीनों की क्या हुई? तानाशाही बढ़ गई। क्योंकि वहाँ पे लोकतंत्र जैसी तो एक चीज़ थी नहीं। वहाँ पे क्या था कि एक ही दल होगा, साम्यवादी दल, और वो वही क्या करेगा? सब कुछ करेगा। तो सेना पे, दल पे और नौकरशाही पे, इन सब पे उसने कब्जा कर लिया। और क्या हुआ कि भाई लोगों के साथ जब ये तानाशाही जैसा माहौल हो गया सेना दल और नौकरशाही का, तो इन्होंने लोगों पर क्या करना चालू कर दिया? शोषण करना चालू कर दिया। शोषण और अत्याचार करना शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। और हिंसा करनी शुरू कर दी। तो ये जो चीज़ थी ना, इस सिचुएशन से जेपी नारायण का इसी कारण से जेपी नारायण का मार्क्सवाद से क्या हो गया कि मोह भंग हो गया। ठीक है ना, वो भंग हो गया। और दूसरा एक ये वाली सिचुएशन भी भाई आई कि भाई जैसे तिब्बत पे जो चीन का कब्जा हुआ, पर चीन का ज़बरदस्ती कब्जा जो हुआ ना, जो साम्राज्यवादी विचार, जो क्या है, एक साम्राज्यवादी विचारधारा है, साम्राज्यवादी सोच है ना। तो इस वजह से भी इनका पूरी तरह से इनसे मोह भंग हो गया। उन्होंने फिर इसकी आलोचना शुरू कर दी। ठीक है ना। तो ये एक ऐसा टाइम था कि जिस समय ये किसके प्रभाव में आए? ये मार्क्सवादियों के प्रभाव में आए और उससे प्रभावित हुए ये। लेकिन जल्दी इनका मोह भंग टूट गया। क्योंकि रूस के अंदर क्या हुआ था, सर्वहारा के अधिनायकवाद के कारण सेना दल और नौकरशाही की तानाशाही बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और इन लोगों ने जनता का शोषण, अत्याचार और हिंसा करनी चालू कर दी। चीन के प्रति, तिब्बत के प्रति चीन का रवैया भी जो था वो साम्राज्यवादी था। तो इन सब कारणों से उन्होंने क्या कर दिया, उनका मोह भंग हो गया और अब वो लोकतांत्रिक समाजवाद की तरफ चल पड़े। क्या चले? लोकतांत्रिक समाजवाद की तरफ उनका रुख हो गया। अब दूसरा जो था, ये था ये दूसरा, पहला ये तो है ही नहीं है कुछ। अब लोकतांत्रिक समाजवाद की ओर झुकाव।
तो ये जो था लगभग इसी के आसपास का टाइम था। एग्जैक्ट कालखंड हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन जो बुक्स में लिखा हुआ है हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब जब इनका जब मोह भंग हो गया मार्क्सवाद से, तो इनका झुकाव लोकतांत्रिक समाजवाद की ओर हो गया। किसकी ओर हो गया? लोकतांत्रिक समाजवाद। ये भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन तथा गांधी के संपर्क में आने के कारण वे समाजवाद के क्रांतिकारी रूप की बजाय शांतिपूर्ण प्रजातांत्रिक समाजवाद के समर्थक हो गए। अब इन्होंने जो ये क्रांति था ना, क्रांति कि भाई क्रांति करेंगे, जो मार्क्स कहता है, कार्ल मार्क्स कहता है कि भाई मजदूर जो होंगे वो क्या करेंगे? क्रांति करेंगे और आर्थिक संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे। अब ये उसकी बजाय क्या हो गए? शांतिपूर्ण प्रजातांत्रिक समाजवाद के समर्थक हो गए। ठीक है ना, शांतिपूर्ण प्रजातांत्रिक समाजवाद, अर्थात हम शांति मतलब बिना क्रांति किए लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद लेकर आएंगे। क्या? हम बिना क्रांति किए लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद की स्थापना करेंगे। ये क्या था कि ये भाई मार्क्स के ये भौतिकवादी विचारों की, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना करते थे और कहते थे कि मानव के व्यक्तित्व में भौतिक व आध्यात्मिक दोनों तत्व महत्व होते हैं। अब कार्ल मार्क्स क्या कहता है? वो कहता है भौतिक संसाधनों को महत्व देता है, भौतिक संसाधनों को। ये जेपी क्या कहते हैं? जेपी कहते हैं कि भाई भौतिक और आर्थिक, भौतिक और आध्यात्मिक, ठीक है ना, ये दोनों तत्व होते हैं, है ना। ये कहता है कि भाई भौतिक और आध्यात्मिक ये दोनों तत्व जो होते हैं ये मनुष्य के अंतर्गत होते हैं। ये कहता है कि भाई भौतिक संसाधन होते हैं जो आदमी को प्रेरित करते हैं, जिससे क्या बोलते हैं? इतिहास गति करता है। ये क्या कहता है कि भौतिक भी होते हैं और आध्यात्मिक भी होते हैं, दोनों होते हैं। अगर ये सिर्फ भौतिक होगा ना, अब जेपी क्या कहते हैं, अगर सिर्फ भौतिक होगा ना तो क्या होगा? भौतिक संसाधनों के लिए आदमी क्या हो जाएगा? लालची हो जाएगा, अनैतिक हो जाएगा, बुराई आएगी उसके अंदर, वो हिंसा को बढ़ावा देगा। लेकिन अगर ये आध्यात्मिक तत्व होगा ना तो वो कहेगा यार नहीं यार, मुझे सिर्फ पैसा ही नहीं कमाना है, मुझे ईश्वर को भी प्राप्त करना है, मुझे सबके साथ प्रेम पूर्वक रहना है, मुझे सबके साथ भाईचारे जैसा व्यवहार करना है। पैसा गलत तरीके से कमाना गलत चीज़ है, ठीक है। मुझे उतना ही कमाना चाहिए जितनी मेरी आवश्यकता है। मुझे ऐसा धन नहीं कमाना चाहिए कि जिससे मेरे बाकी साथी लोग भूखे रह जाए। तो ये कहते थे कि भाई भौतिक नहीं, आध्यात्मिक जो तत्व होता है ये भी महत्वपूर्ण होता है। इससे आगे बढ़ के कार्ल मार्क्स क्या आता है? वर्ग संघर्ष पर बल देता है, वर्ग संघर्ष पे। कि क्या होता है कि भाई दो वर्गों के बीच में संघर्ष होता है। एक तरफ क्या होता है? पूंजीपति वर्ग होता है और एक तरफ सर्वहारा वर्ग होता है। सर्वहारा वर्ग क्या करता है कि संघर्ष करता है और आपका पूंजीपति वर्ग पर हमला करता है, आक्रमण करता है और अंततः आपका उत्पादन के साधनों पे अपना हक मतलब अधिकार कर लेता है। तो क्या कहते हैं? ये वर्ग संघर्ष को महत्व देते हैं, ये वर्ग सहयोग को महत्व देते हैं। किसको देते हैं? वर्ग सहयोग। कि भाई ये दोनों वर्ग जो हैं ये आपस में सहयोग करेंगे और इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि तभी हम क्या करेंगे कि दोनों आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। इससे क्या होगा? मजदूर और जो पूंजीपति है दोनों आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे इनके विचार थे। आप देखोगे बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं अपने दूसरे वाले में, लोकतांत्रिक समाजवाद की ओर जब इनका झुकाव होता है। चलिए दोस्तों आगे नहीं, आगे कहाँ से बढ़ेंगे, अभी इसको ही क्लियर करना है। ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन क्योंकि इनके पास विचार भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। सर्वोदयी विचारों को अपनाना,
अब ये क्या है कि देश की जब आज़ादी हो जाती है तो ये सर्वोदयी हो जाते हैं। और 1954 में जैसे हमने अभी पीछे जिक्र किया था कि 1954 में ये क्या होते हैं कि ये सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेते हैं, ठीक है ना, सक्रिय राजनीति से क्या ले लेते हैं, संन्यास ले लेते हैं, ये से क्या लेते हैं, संन्यास ले लेते हैं। तो ये 1954 में ये सक्रिय राजनीति से क्या ले लेते हैं, संन्यास ले लेते हैं और सर्वोदय को अपना जीवन दान दे देते हैं, सर्वोदय आंदोलन को तो अपना क्या बोल देते हैं, जीवन दान दे देते हैं, ठीक है ना। अब सर्वोदय का तात्पर्य है सबका उदय, मतलब हर किसी का विकास हो, कोई भी पीछे ना रहे, ठीक है ना। और जेपी के अनुसार सर्वोदय का आदर्श है एक अहिंसक, शोषण रहित, सहकारिता के आधार पर स्थापित समाज। ऐसा समाज जहाँ पे हिंसा का नाम ना हो, जहाँ पे कोई किसी का शोषण ना करे और हर कोई मिलजुल कर कार्य करे, अपना कार्यों को अंजाम दे, ऐसा समाज होना चाहिए सर्वोदय। अब इन्होंने जो सर्वोदय के जो आदर्श अपनाए हैं वो कहाँ से लिए हैं, वो गांधीवादी दर्शन से लिए इन्होंने, जेपी नारायण ने, ठीक है ना। अहिंसा, गांधी जी को मारने वाले बहुत लोग हैं, ये तो दुर्भाग्य है गांधी का, ये गांधी का दुर्भाग्य है कि गांधी जिस देश में है, ठीक है ना, उस देश में आज भी उनको तिल तिल मारा जाता है। गांधी को गोडसे ने नहीं मारा, गोडसे ने नहीं मारा, गांधी को तो आज मारा जा रहा है। उस गांधी की हत्या तो आज हो रही है कि जिस आदमी ने अपना संपूर्ण जीवन देश की स्वतंत्रता के लिए, समाज के लिए, भाईचारे के लिए दे दिया, उसको हम आज भी मार रहे हैं। आज भी हम गांधी को बिना सोचे समझे दोषी समझते हैं कि गांधी क्या है, दोषी है किसका, भारत विभाजन का, जबकि ऐसा नहीं है। गांधी जी को हम पिछड़ेपन के लिए, मुसलमान जो हिंदुस्तान में हैं उसके लिए, इन सब चीज़ों के लिए दोषी मानते हैं। तो गांधी तब नहीं मरा जब गोडसे ने मारा, गांधी आज मर रहा है। जैसे कि हम नाथूराम गोडसे का जयकारा लगाते हैं तब गांधी मरता है। जब हम बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं संबित पात्रा कि क्या बोलते हैं, हम सुधांशु मित्तल था, हाँ, उसने कहा कि गांधी कैसे राष्ट्रपिता हो सकता है, जब भारत देश की माता है तो गांधी कैसे राष्ट्रपिता हो सकता है। गांधी की मृत्यु तब होती है, ठीक है ना, जब हम गांधी से वीर सावरकर की तुलना कर देते हैं, तब गांधी की मृत्यु होती है। गोडसे ने नहीं मारा गांधी को। मैं बिल्कुल इस चीज़ का विरोध करता हूँ कि मरना तो एक दिन सबको ही था, मरना तो जिसने जन्म लिया उसको तो एक दिन मरना ही है। लेकिन आप देखो कि आज़ादी के 75 साल बाद भी गांधी तीन मर रहा है, हर क्षण मर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो अपनी घटिया राजनीति के लिए गांधी को 75 वर्ष, आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी बार बार घसीट के ले आते हैं और घटिया राजनीति करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और उन्होंने दूसरा आदर्श एक अहिंसा अपनाया, दूसरा सत्याग्रह अपनाया। साध्य व साधन की पवित्रता और उसके बीच में संबंध है, उस पर बल दिया कि भाई अगर आप पवित्र साध्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपके साधन भी क्या होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। इन सब चीज़ों की हम विस्तृत चर्चा तब करेंगे जब हम गांधी वाला चैप्टर करेंगे, ठीक है ना। गांधी वाला चैप्टर अपने आप में काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसलिए सबसे बाद में करेंगे। फिर ग्राम स्वराज की संकल्पना, राजनीति व सत्ता का विकेंद्रीकरण, ठीक है, मतलब जो पावर्स हैं उनको क्या सेपरेट ना करके उनको क्या कर दिया जाए, डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, बिखेर दिया जाए, ताकि
सर्वाधिकारवादी जैसी कोई प्रवृत्ति ना हो, जैसी कहाँ पे हुई थी, आपका साम्यवादी व्यवस्था में हुई थी। अब 1959 में अपनी एक प्रसिद्ध रचना फ्रॉम सोशलिज्म टू सर्वोदय में सर्वोदय के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पक्षों पर ये का वर्णन करते हैं और बताते हैं सर्वोदय व्यवस्था का सामाजिक पक्ष है सबके लिए समावेशी समतामूलक सामाजिक संरचना। मतलब ऐसी संरचना है ना कि जहाँ पे क्या होता है कि जो समावेशी हो, समतामूलक, सबके लिए समान हो, ऐसी संरचना, ये क्या है, सर्वोदय का सामाजिक पक्ष है। राजनीतिक पक्ष है भाई, राजनीतिक पंचायती राज व्यवस्था के रूप में विकेंद्रीकृत सहभागी प्रजातंत्र प्रभावशाली व्यवस्था, ठीक है ना। तो ऐसी व्यवस्था जो पंचायती राज के रूप में हो और विकेंद्रीकृत हो और सहभागी हो, हर कोई उसमें भाग लेता हो। पंचायती राज व्यवस्था में क्या होता है, हर कोई भाग लेता है ना। पंचायत जब बैठती है तो वहाँ पे हर कोई गांव का जो होता है उसमें भाग लेता है ना। तो और ताकत क्या हो गई कि टॉप से डाउन में आ गई, मतलब पंचायत के पास भी अपनी पावर्स होती हैं, तो वो भी निर्णय लेती है। तो ऐसी ये इसका राजनीतिक पक्ष है। आर्थिक रूप से सर्वोदय व्यवस्था देश में संतुलित तथा समता आधारित आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करती है। चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश है तो जेपी नारायण कृषि को प्राथमिकता देते थे। नारायण जी व्यक्तिगत स्वामित्व के स्थान पर, मतलब एक आदमी के पास संपत्ति हो, ये सब हो, उसके स्थान पर सामूहिक स्वामित्व, मतलब कई लोगों मिलके सामूहिक रूप से उस संपत्ति का, है ना, अर्थात स्वामित्व सहकारी खेती का समर्थन करते हैं, ठीक है ना, कि बहुत सारे गांव के लोग मिलके सहकारी खेती करें, इसका समर्थन करते थे, ठीक है, ना कि इंडिविजुअल करें और इंडिविजुअल कमाए। अब भाई आप सब मिलके अगर खेती करते हैं तो आप उसमें क्या होता है कि भाई सबको बराबर मिलेगा, लेकिन जब इंडिविजुअल करते हैं तो हो सकता है लोगों में प्रतिस्पर्धा होगी, किसी का ज़्यादा उत्पादन होगा, किसी का कम उत्पादन होगा, किसी को ज़्यादा मिलेगा, किसी को नहीं भी मिलेगा। तो ये चीज़ जो है कि आप सहकारी खेती करते हैं तो ये प्रतिस्पर्धा और आपका एक दूसरे के प्रति देश भावना ये समाप्त होती है और आप मिलजुल कर काम करते हैं, तो इससे क्या होता है कि रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। ग्रामीण कुटीर उद्योगों का ये भी ये सब ये जो है ये आपका गांधी जी से प्रभावित है सारा का सारा। भारतीय राज्य व्यवस्था के पुनर्निर्माण की योजना अब है पुनः। अब इन्होंने क्या किया था कि भारत के पुनर्निर्माण योजना का इन्होंने वो किया था कि भाई दोबारा से भारत की जो राज्य व्यवस्था है उसका निर्माण किया जाए, क्योंकि इन्होंने देखा कि भाई अब तक की जो व्यवस्था चली आ रही है उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा देश को हुआ नहीं, लाभ हुआ नहीं है। तो इन्होंने पुनर्निर्माण की योजना प्रस्तुत की और इसमें सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि संसदीय लोकतंत्र की आलोचना कर दी। क्या कर दी? संसदीय लोकतंत्र की आलोचना की। जेपी ने लोकतंत्र की संसदीय व्यवस्था की कड़ी निंदा की, क्योंकि यह शक्ति व सत्ता के केंद्रीकरण से प्रेरित है। अब होता ये कि भाई संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, जिस दल के पास बहुमत होता है वो एक प्रकार से तानाशाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तानाशाह हो जाएगा। अब वो अपने हिसाब से नियम कानून बनाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सारी सत्ता उसके पास केंद्रित हो गई है। अभी आप मोदी जी को देखते हैं ना, मोदी जी अचानक आते हैं जीएसटी लागू कर देते हैं, मोदी जी अचानक आते हैं नोटबंदी कर देते हैं, मोदी जी अचानक आते हैं किसान कानून ले आते हैं। तो ये क्या है? ये सब सत्ता के केंद्रीकरण के कारण होता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि भाई इस दलीय व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है कि दल जो होते हैं ना, सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। क्या? सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं कि भाई सत्ता मिल जाए, ठीक है, सत्ता मिल जाए, राष्ट्रहित और जनहित, इसको महत्व नहीं दिया जाता।
इसको महत्व नहीं दिया जाता, इसकी जगह किसको महत्व दिया जाता है? दल को। दल के हित सर्वोपरि होते हैं, बस सत्ता चाहिए जैसे मर्जी मिल जाए। अगर वाकई में अगर बीजेपी, उदाहरण लेते हैं, अगर बीजेपी वाकई में राष्ट्रहित चाहती है तो क्या जिन सांसदों को उसने पैसे देकर खरीदा, तोड़ मोड़ के खरीदा, क्या वो राष्ट्रहित में था? आपने कहीं ना कहीं उन लोगों को पैसे का लालच देके उनको किस लिए प्रेरित कर दिया? अब कल को वो कांग्रेस उनको खरीदना चाहे तो कांग्रेस खरीद सकती है, या कोई अन्य पार्टी चाहे तो उनको खरीद सकती है। तो आपने कहीं ना कहीं राष्ट्रहित भावना के खिलाफ कार्य किया। आपने क्यों किया? क्योंकि आपके दल के हित सर्वोपरि थे, राष्ट्रहित सर्वोपरि नहीं था। ठीक है ना। आपने जम्मू कश्मीर के अंदर किस पार्टी के संग मिलकर सरकार बनाई? जो राष्ट्र विरोधी थी। तो ये जो है, ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये अपनी दल के हितों के अनुरूप कार्य करते हैं, राष्ट्रहित से, जनहित से इनका कोई लेना देना नहीं है। अब जेपी कहते हैं संसदीय शासन वस्तुतः अल्पमत का शासन होता है। अल्पमत का शासन ये है कि भाई जैसे अगर बीजेपी जो है 35% वोट मिला, कांग्रेस को वोट मिला 25%, अदर्स में जो हैं एसपी समाजवादी पार्टी को मिला 7%, कम्युनिस्ट को मिला आपका 5%, ऐसे करके 100% होते हैं ये। ठीक है ना। अदर्स भी हैं इसके अंदर, अदर्स थोड़ा थोड़ा करके सबको मिलेगा। तो अगर 100% का अगर आप देखते हो 35%, तो ये क्या है? ये बहुत कम है। क्या है? ये बहुत कम है। लेकिन फिर भी क्या कर ली इसने? सरकार बना ली। ठीक है ना। तो क्या कर ली इसने? सरकार बना ली। तो क्या है? ये अल्पमत का शासन है। क्या है? अल्पमत। ये तो अल्पमत है, बहुत कम मत है। 100 के मुकाबले में 35% तो आधा भी नहीं है। लेकिन फिर भी क्या हो गया? इन्होंने सरकार बना ली। जेपी कहते हैं आज के तथाकथित लोकतंत्र वस्तुतः लोकतंत्र नहीं वरन निर्वाचन अल्पतंत्र है। मतलब क्या है कि एक निर्वाचन अल्पतंत्र हो गया है जिसमें आम जन की भूमिका नगण्य हो गई है। मतलब एक बार आप चुनाव कर दोगे, बस इसके बाद आपका काम खत्म हो गया, आप जाओ, आपने चुनाव कर दिया, आपका काम खत्म। इस प्रकार संसदीय लोकतंत्र केंद्रीयकरण दलीय हितों व बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देता है। ठीक है ना। तो ये बात इन्होंने कही। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति उनके विरोध के निम्नलिखित मुद्दे थे। लोकतंत्र गणना नहीं बल्कि नैतिकता पर भी अवलंबित हो, जबकि आधुनिक लोकतंत्र सिर्फ गणना पर आधारित। कि भाई आप ये नहीं है कि मतलब सिर्फ गणना ही करनी है, नहीं, नैतिकता पे भी आधारित होना चाहिए। ठीक है ना। कि नैतिकता की एक विधायक की, सांसद की, नेताओं की नैतिकता जो होती है उस पर भी आधारित होना चाहिए, ना कि सिर्फ गणना पे कि मैं जीत गया तो मैं क्या हो गया कि मैं विधायक बन गया, सांसद बन गया या सरकार बन गई। नहीं, आप नैतिकता पे भी होना चाहिए लोकतंत्र की। भाई आपकी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां निश्चित होती हैं, आपको उनको पूरा करना है। दलगत राजनीति, वही टूट फूट, इधर जाओ उधर जाओ, ये इन सब चीज़ों की वजह से इन्होंने आलोचना की है। प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति लेके आना चाहते थे। सत्ता का केंद्रीकरण और नौकरशाही का खतरनाक वर्चस्व। अब ये सत्ता जब एक जगह इकट्ठी हो जाती है और क्या होता है कि नौकरशाही खतरनाक हो जाती है लोकतंत्र के अंतर्गत, क्योंकि नौकरशाही के पास ही सारे कार्य होते हैं और ये जनता को क्या करती है? तंग करती है, परेशान करती है। और सत्ता का जब केंद्रीकरण होता है तो उसका रवैया तानाशाह हो जाता है। वो कोई भी नियम, कोई भी कानून बना सकती है, क्योंकि ये दल के हितों से प्रेरित होती है। अब इन्होंने भारतीय लोकतंत्र में सुधार के सुझाव दिए हैं। तो ये पूछ लेगा कि कौन कौन से सुझाव दिए हैं, कौन कौन से सुझाव दिए हैं या कौन सा सुझाव नहीं दिया है। तो एक दल विहीन लोकतंत्र की बात की कि भाई हम दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करेंगे जहाँ पे दल नहीं होगा। जब दल क्या होता है कि दल अपने सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करता है और दल के हितों को महत्व देता है। जब दल ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि जो मर्जी वो चुनाव लड़ सकता है और फिर दल के हित खत्म हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा? ऐसे लोकतंत्र की स्थापना होगी कि जहाँ पे क्या आपका भ्रष्टाचार,
ठीक है, तानाशाही ऐसी प्रवृत्तियाँ नहीं होंगी, शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होगा। सामुदायिक व सहभागी लोकतंत्र, ऐसा लोकतंत्र जहाँ पे हर कोई सहभागी करे, मिलजुल के कार्य करे, सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लें। तो ये इन्होंने बात कही है। फिर उसके बाद क्या कहा इन्होंने, सामुदायिक लोकतंत्र का आर्थिक स्वरूप दिया इन्होंने। सामुदायिक व सहभागी लोकतंत्र के अंतर्गत इन्होंने एक और बड़ी जोरदार बात कही है, हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने एक सिद्धांत दिया चौखंबा। चौखंबा गलत लिख दिया ना, दल विहीन लोकतंत्र मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। सामुदायिक व सहभागी लोकतंत्र के अंतर्गत इन्होंने कहा एक ये पिरामिड बनाते हैं, इससे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अभी क्या है कि जो सत्ता का स्वरूप है ना वो इस तरह का है, ठीक है ना। टॉप पे तो नेता बैठे हुए हैं आपके, और यहाँ नीचे क्या है कि जनता है। तो ऊपर से आरोपित किए जाते हैं हमारे ऊपर, क्या किए जाते हैं हमारे ऊपर से आरोपित किए जाते हैं, जबकि होना चाहिए कि नीचे से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। हमारी इच्छाएं, हमारी डिमांड्स नीचे से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अब ये इस वाली प्रवृत्ति की ये आलोचना करते हैं कि भाई ऊपर हमारे ऊपर क्या बोलते हैं आपका, हमें इसमें सहयोग करने का, सहभागी करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि ऊपर से हमारे ऊपर थोप दिया जाता है, हमारे से ऊपर हमारे ऊपर आदेश, नीतियाँ, कानून ये सब थोप दिए जाते हैं। हमें सहभागी होने का अवसर नहीं दिया जाता है। हम एक ही बार ही सहभागी होते हैं जब हमें वोट देना होता है, उसके अलावा नहीं होते हैं। अब सामुदायिक व सहभागी लोकतंत्र के लिए इन्होंने चौखंबा सिद्धांत दिया। चौखंबा सिद्धांत दिया, क्या है इनका चौखंबा सिद्धांत, हम वो एक बार जिक्र करेंगे। चौखंबा में 4 खंबे होंगे। एक होगा पहला ग्राम, फिर जिला, फिर प्रांत, फिर क्या होगा, राष्ट्र होगा। ये 4 खंबे होंगे, ठीक है ना। ये तो चौखंबा सिद्धांत जो था ये किसने दिया था, सॉरी, ये राम मनोहर लोहिया ने दिया था, राम मनोहर लोहिया ने, ये राम मनोहर लोहिया ने दिया था। और इससे आगे बढ़ के इन्होंने 5 स्तरीय की बात कर दी। क्या कर दी, 5 स्तरीय। 5 स्तरीय कौन कौन से इन्होंने बता दिए, इन्होंने 5 स्तरीय बता दिए। गांव, खंड, जिला, प्रांत व राष्ट्रीय स्तर। तो इन्होंने 5 स्तरीय की बात कर दी। अब इसमें क्या होता है कि ग्राम सभा जो होगी वो किसका चुनाव करेगी, ग्राम सभा जो होगी ग्राम पंचायत का चुनाव करेगी। ये करेंगे पंचायत समितियों का, पंचायत समितियों के सदस्य का। और फिर इसी तरह से ये क्रम आगे आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। पंचायत समितियां आगे जिला स्तर पे चुनाव करेंगी, तो इसी स्तर से ये आगे बढ़ता रहेगा। इसी क्रम में क्या होगा कि चुनाव व उत्तरदायित्व तो आगे
बढ़ता रहेगा। इससे क्या होगी, लोक स्वराज की स्थापना होगी। लोक स्वराज की स्थापना होगी। तो इसी को ही इन्होंने कहा क्या है, सामुदायिक लोकतंत्र, है ना। इसी तरह से इन्होंने सामुदायिक व सहभागी लोकतंत्र का विचार दिया है कि क्या बोलते हैं, 5 स्तर होंगे, गांव होगा, खंड होगा, जिला, प्रांत और राष्ट्रीय स्तर। और इसी तरह से 4 स्तर की बात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने की है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना। उससे आगे बढ़ के लोकतंत्र का आर्थिक स्वरूप भी हम देख लेते हैं एक बार, कि लोकतंत्र का आर्थिक स्वरूप क्या है। अब सामुदायिक लोकतंत्र का आर्थिक स्वरूप, अब जो ये थे, ये राजनीतिक व्यवस्था का पुनर्निर्माण नहीं करना चाहते थे, ये आर्थिक व्यवस्था का भी पुनर्निर्माण करना चाहते थे। और ये शक्ति की ये योजना या योग जो शक्ति का केंद्रीकरण कर रहा था ना उस समय, उसकी आलोचना करते थे। और ये कहते थे कि भाई जो भी योजना निर्माण है ना, निर्माण वो कहाँ से शुरू होना चाहिए, वो ग्राम स्तर से शुरू होना चाहिए। कहाँ से, ग्राम स्तर से शुरू होना चाहिए। और योजना आयोग अभी वैसे क्या करती है, ये सारा का सारा राष्ट्रीय स्तर पे चालू करती है। आप देखेंगे कि इसके सारे के सारे कार्य क्या हैं, राष्ट्रीय स्तर पे होते हैं। तो इस चीज़ की ये कहीं ना कहीं आलोचना करते हैं और कहते हैं कि भाई ये क्या होना चाहिए कि ग्राम स्तर पे योजना की जो निर्माण वाले कार्य हैं तो ग्राम स्तर से आरंभ होना चाहिए, ठीक है। और फिर खंड पे जाना चाहिए, फिर जिला पे, ऐसे करके नीचे से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। जबकि होता क्या है कि कार्य ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है ना। ग्राम पे जाएगा, खंड पे जाएगा, जिला पे जाएगा। और वैसे क्या हो रहा है कि योजना आयोग का जो निर्माण का कार्य है वो आप राष्ट्रीय स्तर पे आ रहा है, फिर राज्य स्तर पे आ रहा है, फिर ऐसे करके नीचे की तरफ आता है। ये याद रखना आप। तो बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं इसके अंतर्गत। अब हम एक बार पढ़ लेते हैं कि भाई संपूर्ण क्रांति क्या है, ये इनका आधार है, ठीक है ना। इनके विचार अब देखो, सर्वोदय के बाद जो हो गए ये हो गए, ये 5वां था ना, 1 2 3 ये 4, तो ये क्या है, संपूर्ण क्रांति। आखिरी है, इस समय इनके विचार बदल गए थे, वो क्या थे अब वो देखते हैं हम लोग। अब ये 5 जून 1974 पटना का गांधी मैदान, के खिलाफ इन्होंने क्या कर दिया था कि इंदिरा गांधी की सरकार की अस्वीकार्य नीतियां थी। जो उस समय उनकी नीतियां थी वो जनता के विरोध में थी, जनता को पसंद नहीं थी, जनता को स्वीकार नहीं थी। उन नीतियों के खिलाफ, और जो इंदिरा गांधी ने सत्तावादी नीति अपना रखी थी, सर्वाधिकारवादी नीति अपना रखी थी, तानाशाही रवैया अपना रखा था, उसके खिलाफ इन्होंने क्या छेड़ दिया था, क्रांति छेड़ दी, जिसका नाम था संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति, जीवन के हर एक क्षेत्र में ये क्रांति थी, ऐसा नहीं, इसी वजह से इसको संपूर्ण क्रांति का कहा गया, ठीक है ना। कि अब संपूर्ण बदलाव चाहिए। क्रांति किस लिए होती है, बदलाव के लिए होती है, ठीक है ना। तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बदलाव चाहिए। और ये कैसी क्रांति थी, यह अहिंसात्मक क्रांति थी। और इसका उद्देश्य क्या था कि भाई व्यक्ति व समाज में परिवर्तन। इसका उद्देश्य था कि भाई व्यक्ति व समाज में परिवर्तन करके विद्यमान विकृत व्यवस्था जो थी उसकी जगह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक व्यवस्थाओं को नवीन रूप देना, है ना। मतलब जीवन के हर एक पक्ष को ये चेंज करना चाहती थी, ठीक है। चाहे वो सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो, शैक्षणिक हो, सांस्कृतिक हो, आध्यात्मिक व्यवस्थाओं को
नयापन देना, नवीन रूप देना। और इसका ये बात याद रखना कि इसका प्रथम बार इस संपूर्ण क्रांति का विचार विनोबा भावे ने दिया था। विनोबा भावे सर्वोदयी नेता थे, ये भी ने दिया था 1960 में। आपसे पूछ रहेगा संपूर्ण क्रांति का विचार सर्वप्रथम किसको आया, तो आप जेपी नारायण मत कीजिएगा। जेपी नारायण तो संपूर्ण क्रांति का प्रतिपादन किया था, उसको लेके आए थे, उसको लागू किया था, उसको करके दिखाया था। लेकिन इसका विचार कब आया था? विनोबा भावे ने 1960 में दिया था। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, याद कीजिएगा, ठीक है ना। जेपी 1975 में संपूर्ण क्रांति का विचार का प्रयोग करके लोगों को प्रेरित किया ताकि सार्वजनिक जीवन के हर क्षेत्र में फैली गंदगी को साफ किया जा सके और नई व्यवस्था स्थापित की जा सके, ठीक है ना। कि सार्वजनिक जो जीवन है उसके हर क्षेत्र में जो गंदगी फैली हुई है, चाहे वो किसी भी तरह की गंदगी हो, उसको साफ किया जा सके और एक नई व्यवस्था स्थापित की जा सके। अगर आप कहीं पे कुछ नया बनाना चाहते हैं तो पहले वहाँ की गंदगी को आपको साफ करना पड़ेगा। तो वही कार्य इन्होंने इस दौरान किया। अब ये क्या था, ये संपूर्ण क्रांति जो थी एक प्रकार से एक नारा बन गया था, ठीक है ना। ये एक नारा बन गया था किसका? इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ। इंदिरा गांधी के सरकार के खिलाफ ये नारा बन गया था और इंदिरा गांधी की इस क्रांति ने इंदिरा गांधी की फजीहत तक कर दी थी। तो अब इस बदलाव के लिए जेपी ने युवा शक्ति का आह्वान किया था, क्योंकि ये युवा शक्ति को ज़्यादा ही महत्वपूर्ण मानते हैं। कहते हैं कि उस समय जब केरोसिन के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे तो कॉलेज के युवाओं ने डिमांड की थी अपने माता पिता से कि हमें इस बार 2 रुपये की जगह 4 रुपये दिए जाएं। तो उनके घर से डिमांड आई थी कि भाई हम तो 2 ही रुपये दे सकते हैं, हमारे पास उतने पैसे है ही नहीं हैं। तो फिर सबसे पहले युवाओं को फ़र्क पड़ा, क्योंकि उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती थी। तो युवा सबसे पहले आगे आए थे। तो युवाओं को ही जेपी नारायण ने ज़्यादा महत्व प्रदान किया। चारों तरफ महंगाई बढ़ रही थी उस समय इंदिरा गांधी के टाइम में। तो महंगाई के बढ़ने की वजह से सबसे ज़्यादा असर उन युवाओं पर पढ़ा जो अपने घर को छोड़ के दूसरी जगह पढ़ा करते थे। केरोसिन के दाम बढ़ गए, खाने पीने खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ गए, और जो किसानों के या इनके जो बेटे थे वो पढ़ने में असमर्थ हो गए, मजदूरों के और किसानों के। और उन्होंने कहा कि भैया वापस आ जाओ। अब उन स्टूडेंट छात्रों को वापस आना गवारा नहीं था, तो उन्होंने फिर चालू कर दिया था क्रांति। तो ये थी संपूर्ण क्रांति थी। इसका जो अगर थोड़ा और डीप पढ़ना चाहते हैं तो मैं थोड़ा और डीप आपको करवा देता हूँ। चलिए थोड़ा सा और संपूर्ण क्रांति के बारे में हम और डिटेल में अध्ययन कर लेते हैं। पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास, आप बस पढ़ते रहिए। अब क्या कि इसका उद्देश्य क्या क्या था? तो सहभागी लोकतंत्र की स्थापना। के लिए क्या संपूर्ण क्रांति। अब क्या है कि दोस्तों, जन समितियों की स्थापना करना, प्रत्यावाहन की व्याख्या, ये सब इसके अंतर्गत शामिल होगा। जन समितियां लोक प्रतिनिधि तथा शासन कार्यों पर नियंत्रण व उनका क्या करेंगे, उनको निगरानी करेंगी। जन समितियां जो होती है लोक प्रतिनिधियों तथा शासन का क्या करेगी, निगरानी करेंगी। और ये जो प्रत्यावाहन होता है ना, प्रत्यावाहन का मतलब अगर हमें अपना कोई ऐसा नेता है कि जो हमें पसंद नहीं आ रहा है, जो हमारे अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है, या वो भ्रष्टाचारी है या वो अनैतिक है, तो हम उसे वापस बुला सकते हैं। तो इसके अंतर्गत इन्होंने 2 चीज़ों का वर्णन किया। जन समितियों की स्थापना, जो क्या करेगी, आपका प्रतिनिधियों के ऊपर निगरानी करेगी, है ना, उन पर नियंत्रण रखेगी, ठीक है। और नंबर 2 प्रत्यावाहन,
ये अभी कहाँ है, ये स्विस जो राज्य है ना, स्विट्ज़रलैंड के कुछ कैंटनों में अभी भी है प्रत्यावाहन, ठीक है ना। तो आपसे पूछेगा प्रत्यावाहन कहाँ पे है, तो ये आपका स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। रिकॉल या प्रत्यावाहन को रिकॉल कहते हैं, इंग्लिश में देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो ठीक है ना, दोबारा वापस बुलाना। राजनीतिक, एक तो ये हो गया सहभागी लोकतंत्र की स्थापना, दूसरा था आपका राजनीतिक पैड में, एक मिनट सीधा कर लूँ पैड, ये जो है ना टेढ़ा हो जाता है तो मुझसे टेढ़ा ही लिखा जाता है फिर। राजनीतिक वह आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण, जिसके तहत हमने क्या बोलते हैं आपका 5 स्तरों की बात की कि सत्ता जो है नीचे से ऊपर की तरफ है ना, कि पहले आएगा आपका ग्राम, फिर खंड, ठीक है ना, फिर इसी तरह से इसी क्रम में उत्तरदायित्व और पावर्स आगे बढ़ेंगी, ठीक है। तो ऐसे राजनीतिक और सत्ता और आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, ठीक है ना। तो इसकी बात इन्होंने की है। और आर्थिक सत्ता के अंतर्गत इन्होंने क्या क्या कि योजना आयोग क्या होगा कि योजनाएं जो बनाएगा वो ग्राम स्तर से बनाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर आपका खंड स्तर पे, फिर उसके बाद आपका जिला स्तर पे, ठीक। तो इस तरह से इन्होंने राजनीतिक व आर्थिक सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात कही। तीसरा वो जो बड़ी जोरदार बात करते हैं, क्या करते हैं, अनीति, शायद अनीति है, अनीति व अन्याय के विरुद्ध संघर्ष। और न्यायपूर्ण समाज की व्यवस्था। स्थापना भाई, ऐसी अगर सरकार कोई ऐसा कार्य करती है जो अनीति है, ठीक है ना, जो जनता के लिए सही नहीं है, ज़बरदस्ती अपनी इच्छाएं जनता के ऊपर लादती है, अपने विचार अपनी सोच लादती है ना, और जनता के संग अन्याय करती है, तो हम क्या होते हैं कि हम उसका विरोध करें और उसका संघर्ष करें। क्या करें, उसका विरोध करें, उसका संघर्ष करें और न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना करें। इसके लिए भी संपूर्ण क्रांति का एक उद्देश्य ये भी था। फिर चौथा है उसके अलावा जेपी जो है वो बताते हैं कि भाई संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य, संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य भारतीय लोकतंत्र को वास्तविक सुदृढ़ बनाना है। भारतीय लोकतंत्र को क्या बनाना है, तंत्र को वास्तविक रूप से सुदृढ़ बनाना है, जनता का राज्य कायम करना है, और समाज से शोषण व अन्याय का अंत करना है। और क्या करना है, और आपका सांस्कृतिक व शैक्षणिक क्रांति लानी है। क्रांति ये सब लाना है।
तो जेपी नारायण कहते हैं कि भारतीय लोकतंत्र को वास्तविक रूप से सुदृढ़ करना है, मजबूत करना है, क्योंकि लोकतंत्र में अभी हो क्या रहा है कि जनता एक बार वोट कर देती है, बस वही लोकतंत्र हो गया, बाकी जनता की कोई सहभागी रह जाती नहीं है। अल्पमत प्राप्त करके भी लोग सत्ता प्राप्त कर लेते हैं और जनता के हितों के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं, दलीय भावना से प्रेरित होते हैं। तो ये कहते हैं कि इनको वास्तविक रूप से सुदृढ़ बनाना है, जनता राज कायम करना है, कि ऐसा राज जिसमें जनता का शासन हो, ठीक है ना, जनता की सहभागिता हो, सामुदायिकता हो, समाज से शोषण व न्याय का अंत करना है, क्योंकि समाज में शोषण ना रहे, कोई किसी भी रूप में किसी के साथ किसी का शोषण ना करें और किसी का अन्याय ना करें, ठीक है, चाहे वो मजदूर हो चाहे वो किसान हो। और सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्रांति लेकर आनी है। 1974 में ही अपने एक भाषण के अंतर्गत इन्होंने कहा भी था कि समग्र क्रांति के बाद एक ऐसा लोकतांत्रिक समाज स्थापित होगा जिसमें प्रत्येक नागरिक श्रमिक होगा, ठीक है ना, कि मतलब कोई ऐसा अमीर गरीब नहीं होगा, कोई मालिक मजदूर नहीं होगा, हर एक श्रमिक होगा। प्रत्येक नर नारी में समानता होगी, ठीक है ना, नर नारी का भेद नहीं होगा कि भाई वो औरत है तो उसको कम दिया जाए या उसको निम्न कार्य दिए जाएं या उसको हे दृष्टि से देखा जाए, नहीं, सब बराबर होंगे और सबको समान अवसर प्राप्त होंगे, ठीक है ना, चाहे वो मजदूर हो चाहे मालिक हो चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको बराबर अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक वर्ग भेद समाप्त हो जाएगा, ये जो अमीर गरीब वाला वर्ग बना हुआ है ना, ये खत्म हो जाएगा। सारी संपत्ति का स्वामी समाज होगा, ठीक है ना, अब हमारा समाज होगा वो संपत्ति का स्वामी होगा। प्रगति योजनाबद्ध होगी, मतलब एक योजना के तहत धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगी। तो ऐसा विचार इन्होंने अपने भाषण में ये सब भाषण में इन्होंने कहा था जेपी नारायण ने। पढ़ाने के लिए जेपी नारायण की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत वो हैं, लेकिन ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से ये बहुत ज़्यादा है, एनफ है, इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है, ठीक है ना। इससे ज़्यादा आपको तभी पढ़ना पड़ेगा जब आप बाई चांस आप एमए में रिसर्च प्रोजेक्ट लिखते हैं, है ना, या फिर आप एमफिल के अंदर लिखते हैं या पीएचडी करते हैं, तो इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज आपको इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है, ठीक है ना, इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है। इतना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफ़ी है, चाहे फिर वो एग्ज़ाम नेट का हो, सेट का हो, जीआरएफ का हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, एमए हो, बीए हो, जो मर्जी हो, ठीक है। तो अभी के लिए ही मैं इजाज़त चाहूँगा, लेकिन उससे पहले कहूँगा अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। जय हिंद, ठीक है ना, जय हिंद बोलिएगा। चलिए।